अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ, गहमा गहमी शुरू हो गई, सियासी जोर और तोड़ दोनों उरूज पे पहुंच रहा है। तुरबत में जरदारी साहब, लाहौर में बिलावल भुट्टो। और जरदारी साहब ने तो खैर बड़ा वाज़ेह कहा कि जी इस वक्त ज़रूरत है जो नए बच्चे हैं यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं उन्हें स्टाइपेंड दें, उनकी हौसला अफजाई करें, बेरोज़गारी को ख़त्म करें। ये सारे नारे हम बड़े लंबे अरसे से सुन रहे हैं। खैर, लेकिन उन्होंने कहा जी कि जब पाकिस्तान को ज़रूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हमने मुआहदे किए। और सी पैक भी उन्होंने कहा कि जी हम ही लेकर आए। और दूसरी तरफ सी पैक मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि ये हमारा मामला है और विन विन सिचुएशन है। बिजली के हवाले से उन्होंने कहा जी बिजली के खात्मे के लिए भी हमने काम किया। और मुस्लिम लीग नून कहती है जब बिजली ख़त्म हो रही थी तो हमें निकाल दिया गया, जबकि बिजली का मामला हमने ठीक किया था, लोड शेडिंग एंड कर रहे थे। अब मामला यह है कि जी बलूचिस्तान में भी हल्का बंदियों वाले मामले को कलअदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। पाकिस्तान भर में लोगों का एक ही सवाल था कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे। तो शेड्यूल जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फौरी फैसला किया, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म किया और अब इलेक्शन कोई अपनी हतमी मंजिल की जानिब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन होंगे, क्या होने जा रहा है, किस तरह होने जा रहा है, पॉलिसीज़, मसाइल, इकॉनमी और फॉरेन लाइंस पर भी हमें बड़े मसाइल, अफ़गानिस्तान के साथ कैसे आगे बढ़ना है, चाइना रशिया ब्लॉक के साथ कैसे आगे बढ़ना है और फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे दोबारा से अगर हम कहें तो रीवैम्प करके एक नए सिरे से इस मामले को आगे बढ़ाना है। और इकॉनमी के मामला बड़े सख्त हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जहाँ जहाँ पर हेमरेज है इकॉनमी के हवाले से उसको ख़त्म करें, उसको ठीक करें, उसका इलाज करें। ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा मामला है। 16 माह की हुकूमत और उससे पहले की हुकूमत, हम सब ने देखा कि ये जो पिछले 5-6 साल हैं ये इंतहाई मुश्किल साल रहे हैं। शायद हुकूमतों के लिए इतने ना रहे हों पर आवाम के लिए ये बहुत मुश्किल रहे हैं। अब देखते हैं जी कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। शेड्यूल आ गया, इससे क्या तब्दीली आने वाली है और शेड्यूल आने से पाकिस्तान में या पाकिस्तानी आवाम के लिए क्या नई उमंग या क्या नई उम्मीद है। असद खरल साहब सीनियर तजियाकार हैं, जावेद सदीक साहब सीनियर तजियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और इब्राहिम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। जावेद साहब, सर फाइनली आ गया, फिर शेड्यूल बड़े लंबे अरसे से हाँ ना की सिचुएशन थी और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ताखीर के तमाम मामलात को ख़त्म किया और फिर अब फाइनली इलेक्शन होने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब ने जिन्होंने एक पहले भी कहा था कि अब 8 फरवरी की जो डेट है उसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, कोई इसके ऊपर ले दे नहीं होनी चाहिए, ताकि मीडिया भी इसके बारे में क्या साराइयाँ न करे। इसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं और कुछ अनासर जो कि मौजूदा हुकूमत में है वो और कुछ और उनके साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मईशत चूँकि संभल रही है इस इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, तो इलेक्शंस को थोड़ी देर के लिए या थोड़े अरसे के लिए मुअत्तल करके इकॉनमी पर फोकस किया जाए। लेकिन जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया तो अब ये बात तय हो गई है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी दे दिया है। ये एक अच्छी बात है, एक अनसर्टन सिचुएशन, एक गैर यकीनी सूरत हाल जो है उसको ख़त्म किया गया है। लेकिन यूँ लगता है कि पार्टियां हैं तो तैयार, लेकिन एक गुम-गू की कैफियत में ज़रूर हैं। माफ़ कीजिए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लाडली जमात है और उसके सरबराह जो है वो नए लाडले हैं, वो अभी तक जो है मसल वार्मिंग तो कर रही है, लेकिन उसने अपने कैंडिडेट्स को हतमी तौर पर उनका फैसला नहीं हो सका और न कर रहे हैं। वक्त बहुत कम रह गया है, देखते हैं वो क्या करते हैं। वो तो कह रहे हैं बस चंद दिनों में हम कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने बातें की अपने इब्तिदाइया में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तितर-बितर हो चुकी है और मुल्क जो है वो एक अजीब-ओ-गरीब मखमसे का शिकार है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं और ग्रोथ रेट हमारा जो है एक
जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो कहते हैं 1% या इससे कुछ ज़्यादा होगा, जबकि हमारी आबादी 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इकॉनमी एक चैलेंज है और साथ ही सिक्योरिटी भी एक चैलेंज है। हमारे मुल्क में पिछले चंद माह में जो सर्ज हुई है, जो इजाफा हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर, उससे भी बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी का जिक्र किया, अफगानिस्तान भी है, इंडिया भी है और हमारे ताल्लुकात जो है वो चाइना और अमेरिका के साथ उनके दरमियान तवाज़ुन रखना बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ गए तो हैं अमेरिका और उन्होंने अहम लोगों से मुलाकातें की हैं। अमेरिका में सेंटकॉम चीफ से मिले हैं, डिफेंस सेक्रेटरी से मिले हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स जो उनके हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उनसे मिले। अच्छी मुलाकातें हुई हैं और ये अच्छी बात है कि मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो दोबारा रिवाइव हुए। चलिए लेकिन असद खैरत जो साहब, जी मैं आता हूँ जावेद साहब। असद खैरत साहब, दो चीज़ें, एक तो इम्पॉर्टेंटली हमें इलेक्शन का इब्हाम था, वो मामला ख़त्म हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर खुद मामले को बेहतर तरीके से देखा और फिर जल्दी फैसला हुआ कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, तरबियत का अमल सब कुछ रोका गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अब दोबारा शुरू हो गया। बलूचिस्तान में भी हल्का बंदियों के मामले को कलअदम करार दिया, तो मतलब अब सीधा सीधा इलेक्शन प्रोसेस में जाना ही जाना है तमाम पार्टीज ने। और जो शायद ये सोच रही थी इलेक्शन डिले हो जाएंगे तो हमें कोई मौका मिल जाएगा, अब किसी के लिए कोई मौका नहीं है, इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। इसमें तो अब कोई दो राय नहीं है। और जो बात, एक तो चीफ जस्टिस ने फौरी इस पर कॉग्निजेंस ली और इसके बाद जो है बामदूर हुआ, फैसला आया। और उसके बाद जो एक और आज एक अच्छी पेशरफ ये हुई है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट का, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से तखीर का बायस वो फैसला बन सकता है, इस तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वाले से भी जो दो जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी जो हल्का बंदियों को उन्होंने गलत करार दिया था, तो उसके बाद नई उन्होंने अपने तरफ से, तो उस पर चीफ जस्टिस जो कायम मकाम है और जो बेंच के दीगर मेंबरान है, उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है, हाई कोर्ट इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा उन्होंने यही कहा कि अगर हम इन दरखास्तों को एंटरटेन कर लें तो एक दरखास्तों का सैलाब आ जाएगा। देखिए अभी जो बात हो रही है कि इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो रहा है, इसके अंदर तो अब अभाम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो सियासी जमातें जो हैं उनकी एक्टिविटी या सरगर्मियां जो हैं, या उस हवाले से जो नून लीग की जानब से खास तौर पर अगर देखा जाए तो 30 नवंबर जो है वो हल्का बंदियों जो है वहां पे फाइनल हुई। तो 30 नवंबर के बाद 18 दिन गुजर गए, तो उससे पहले ये इलेक्शन की डेट का तो पता चल सबको था कि वो 8 फरवरी को होनी है। वो तो बहुत पहले बात है, 30 नवंबर से आ चुकी थी। लेकिन इलेक्शन को ये कहा था कि चूंकि 30 नवंबर को हल्का बंदियां फाइनल होंगी, उनका जो मरला है, तो उसके बाद ही हम शेड्यूल अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे, ताकि कैंडिडेट को अपना कम से कम पता होगा कि कौन सा हल्का उसका है और वो अपने कागजात नामजदगी शेड्यूल में तभी जमा करा सकेगा ना जब उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एरियाज का पता होगा। तो अब नून लीग की जानब से अभी तक जो उम्मीदवारों को फाइनल नहीं किया जा रहा सूबाई और कौमी नशिस्तों के ऊपर, उसकी बड़ी वजह यह है कि नून लीग जो है उसके अपने ही एक एक हल्के से 2-2, 3-3 उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद हैं। और दूसरी जानब जो पीटीआई के लोग जो मुनरफ होकर आईपीपी में गए हैं, वो भी सीट एडजस्टमेंट के लिए ख्वाहिशमंद है मुख्तलिफ हल्कों पर। इस तरह काफ लीग जो है कुछ हल्कों पर वो ख्वाहिशमंद है। और इस तरह लोग जो अभी भी जो इससे पहले भी जो लोगों ने जो मुनरफ हुए थे पीटीआई के, वो लोग भी जो है वो भी इस हवाले से मुंतजिर हैं। अब नून लीग फंसी इसलिए हुई है कि अगर तो वो जिन्होंने अदम इत्माद में उसका साथ दिया और पीटीआई के खिलाफ पार्टी के खिलाफ बगावत की, एक तरफ तो अगर बात की जाए तो वो उनको अकोमोडेट अगर करते हैं तो उनके अपने उम्मीदवार जो है वो किस सूरत भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है नून लीग के लिए, खास तौर पर पंजाब में, क्योंकि बलूचिस्तान सिंध में या खैबर पख्तूनख्वा में तो इतने ज्यादा उम्मीदवार हर हल्के में खड़े करने के लिए उनके पास वो वोट बैंक भी नहीं है और उम्मीदवार भी नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है और ये चैलेंज जो है उनसे नहीं हल हो पा रहा, क्योंकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं वो किसी सूरत भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर यही सूरत हाल रही और जितनी ताखीर हुई टिकटों की अनाउंसमेंट में, और उसके बाद भी अगर उम्मीदवार जो है दूसरे जो अगर अपने उम्मीदवार को इग्नोर करते हैं या दूसरा जो है बंदा वो मद्दे मुकाबल खड़ा हो जाता है आजाद हैसियत में, तो उसकी वजह से भी नून लीग को नुकसान ज्यादा होगा। तो यही वजह है कि इस हवाले से नून लीग की तैयारियां उस तरीके से नहीं नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी आज भी
बलूचिस्तान में जरदारी साहब खिताब करते हैं, आपको नजर आ रहे हैं। IPP जो है वो छोटे लेवल पे चले, नई जमात है, वो भी अपनी मुख्तलिफ जो है सरगर्मियां कर रही है। लेकिन नून लीग तो अभी टिकटों के फैसलों से बाहर नहीं आ रही, इंतखाबी मैदान में जाना तो बड़ी दूर की बात है। इब्राहिम बेग साहब, ये जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं और फिर अपने कैंडिडेट्स हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, खबरें तो हमें आ रही थी कि इंटरनली भी मामलात हैं और लोग इस पर बात कर रहे हैं नून लीग में, इसी वजह से शायद सड़कों पे अभी तक प्रॉपर कैंपेन पे निकली नहीं है नून लीग। देखिए, हम सीट एडजस्टमेंट आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले मुल्क सबसे अहम होता है, सबसे टॉप ऑफ द लाइन लोगों के लिए उसका मुल्क होता है, रियासत होती है। रियासत किस पे चलती है? रियासत आइन पे चलती है। आइन एक ट्रैक है जिस पे रियासत चलेगी तो अपनी मंजिल को पहुंचेगी। लोगों के और रियासत के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है, जो कोई बॉन्ड होता है, तो वो आइन होता है। लोगों के हकूक का जिम्मेदार आइन होता है। आइन से जो कौमें, जो मुल्क इधर उधर हुए, वो आज दिन तक हमने नहीं देखा कि वो सुधरे हों या इम्प्रूव उन्होंने किया हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान बार बार आइन से डिट्रैक हुआ, मार्शल लॉ लगे या इसके अलावा कुछ चीजें हुई, कोई एमरजेंसीज लगी, उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि दुनिया में इर्द गिर्द तो हमें नजर आ रहा है, दुनिया जान में हम इतना पीछे रह गए हैं। आइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। आइन आपको ये कहता है कि आपने 90 दिन में जब असम्बलियां टूटेंगी तो इलेक्शन होना है हर सूरत। अभी भी हम आइन से मुनहरफ हुए हैं, जिसकी सजा हमारी कौम और हम सब भुगत रहे हैं। एक दफा फिर काजी फैज ईसा के आने के बाद आइन पे चलाने की कोशिश हो रही है, और अगर हम आइन पे चल गए, अपने टाइम पे इलेक्शन हो गया, तो यकीनन एक दफा फिर हम सिस्टम को ट्रैक होता हुआ देख सकेंगे। अदरवाइज इस सिस्टम का अगर खुदा हाफिज है तो फिर हमारा भी खुदा हाफिज है, फिर लोगों का खुदा हाफिज है, क्योंकि हमारा जो ग्रंटर है वो तो आइन है। अभी काजी फैज ईसा और बाकी लोग क्या कर रहे थे, जो इलेक्शन नहीं चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे कि 15 और 16 तारीख गुजर जाए और शेड्यूल ना आ सके, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल ना दे सके किसी वजह से, चाहे स्टे हो किसी अदालत में या कोई और वजह हो। फैज ईसा ने बिल्कुल इन टाइम स्ट्राइक किया, उसने एक्शन लेके उस शेड्यूल को अनाउंस कराया। जब आपके आइन में चूंकि मुद्दत होती है, उस मुद्दत के अंदर अगर आप, आइन ये कहता है कि इस मुद्दत में इस तरीके से आप शेड्यूलिंग करेंगे, वो शेड्यूल आप आ गया है। यकीनन मेरा पहले भी ये यकीन था और आज भी है कि फैज ईसा जैसे जज, जो कि सिस्टम पे चलने वाले जजेस हैं, वो यकीनन इसको गारंटी करेंगे कि इलेक्शन आइन के मुताबिक, इससे पहले जो हुआ वो हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट मुझे यकीन है बाद में देखेगी, लेकिन ये इलेक्शन हो जाएंगे। एक बात हो गई। और दूसरा ये है कि बेपनाह मसाइल हैं। आपने देखा कि हम डी ट्रैक हुए, आपने इर्द गिर्द देख लें हमारे साथ क्या हुआ, हम मल्टीपल इश्यूज का शिकार हो गए, कौम डी ट्रैक होगी। अभी तो अल्लाह ना करे हमारी तो ओनरशिप खत्म हो रही है। अगर आइन नहीं रहता तो हमारी रियासत के साथ ओनरशिप लोगों की खत्म हो, लोग बददिल हैं, लोग डिसहार्ट हैं, लोग डेस्परेट हैं। अपनी रियासत, अपनी माँ, अपनी जमीन, अपने घर को जब अल्लाह ना करे कोई शख्स डिसओन करना शुरू कर दे या उससे डिसहार्ट हो जाए, तो उस घर का क्या हशर होता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, आपने पूछा इलेक्शन का, नवाज शरीफ साहब, यकीनन नवाज शरीफ या नून समायत, चाहे पीपल्स पार्टी जरदारी साहब का बयान हो, चाहे मौलाना साहब का बयान हो, चाहे पीटीआई की रेट पिटीशन हो, सारे लोग ये चाह रहे थे कि इलेक्शन डिले हों। उसकी वजह हम वजूहात में नहीं जाते, बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन ये समझ रहे थे शायद इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, हमारे पास बहुत सारा टाइम होगा। सबकी अपनी वजूहात है, इसको डिले करने की वजूहात हो सकती है, लेकिन ये काजी फैज ईसा साहब को समझ नहीं, उनके प्रिंसिपल्स को नहीं समझ रहे थे। अब इलेक्शन टाइम हो रहे हैं, इनको भी चाहिए कि ये थोड़े से एक्टिव हों, इलेक्शन का माहौल बनाए। इलेक्शन का माहौल अगर थोड़ा बहुत बना हुआ है, वो तो मीडिया ने बनाया हुआ है, वो तो टीवी चैनल्स ने बनाया हुआ है, सिवाय पीपल्स पार्टी के, सिवाय पीपल्स पार्टी में से बिलावल के, सिवाय उसके जलसों के, आपको कहीं पे इलेक्शन कैंपेन नजर नहीं आती। ये अगर नून ने कंटेस्ट करना है इलेक्शन,
जिसको कोई अगला लाडला बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा, वो नजर आ जाएगा। तो उसको यकीनन फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। फ्रंट फुट अपने पे पते खेलना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है इब्राहिम साहब। लेकिन एक चीज़ है, छोटी छोटी पार्टियों को अहमियत दे रही है मुस्लिम लीग नून, छोटी पार्टियों के साथ जाके मिल रही है। वो शायद किसी बड़े लेवल पे देख नहीं रहे और वो उनका एक अपना मामला है। जावेद साहब, जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद को बलूचिस्तान को अहमियत देना चाहिए थी जो नहीं दी। तो इस्लामाबाद यानी फेडरेशन की बात कर रहे हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट में तो खुद रहे हैं, इतना लंबा अरसा रहे हैं, फिर बलूचिस्तान की बनने वाली हुकूमत में जोड़ तोड़ भी जरदारी साहब का बड़ा मशहूर है। तो खुद जब हुकूमत में होते हैं तो उसको इंक्लूड नहीं करते इस चीज़ में कि बलूचिस्तान को अहमियत देनी चाहिए थी। देखिए, जरदारी साहब खुद जो है ना वो बलोच हैं और वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान से उनका एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब वो प्रेसिडेंट थे 2008 से 13 तक, तो उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया था और उसमें कुछ इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए थे। लेकिन बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है वो बड़ी पेक्यूलियर, एक मखसूस सूरत हाल है। वहाँ पर हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका बहुत अमल दखल है और कई तरह के सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उसकी कई जहतें और कई डायमेंशंस हैं। और उसकी वजह से आज भी वहाँ देखें एक एहतजाजी जो है रैली वो आ रही है इस्लामाबाद की तरफ। एक जो बलोच रहनुमा कत्ल हुआ CTD के हाथों, उसके अच्छा, हवाले वहाँ से एक मार्च पॉलिटिकल हो भी रहा है। है ना जावेद साहब, पॉलिटिकल भी बड़ा एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। आप देखें जी हाँ, एक तो ही दौरे हुकूमत में दो दो वजीर आला तब्दील करने पड़ते हैं। सनाउल्लाह जहरी साहब वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली, तो पॉलिटिकल सिनेरियो है डिफरेंट। जी बिल्कुल। तो एनवायरनमेंट ही टोटली डिफरेंट है। आप उसको पंजाब या KPK या सिंध के एनवायरनमेंट से मुताबिकत उसकी नहीं है। वो एक पेक्यूलियर सिक्योरिटी सिचुएशन के एक सिक्योरिटी प्रिज्म के जरिए आप उसको देखते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में गैर मुल्की मुदाखलत भी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। सिक्योरिटी के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं और फोर्सेस पे हमले होते हैं, आम सड़कों के ऊपर बम प्लांट होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत से इश्यूज हैं। तो बलूचिस्तान की एक मखसूस सूरत हाल है जिसकी वजह से कोई एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिस अंदाज में पंजाब में या KPK में या सिंध में चल रहा है उस तरह का प्रोसेस बहुत चल नहीं पाता। तो जरदारी साहब ने जो इनिशिएटिव उस वक्त लिया था वो अगर उसके ऊपर अमल दरामद होता आगाज हुकूक बलूचिस्तान पर तो सूरत हाल बदल सकती थी। लेकिन जरदारी साहब को पता है कि उनके हाथ भी बंधे हुए थे। अच्छा ये अब बताएं जो जावेद साहब, पीपल्स पार्टी के लिए सिंध से निकलकर पंजाब या KPK क्या है उनके पास? देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिलाएं और कुछ नशिस्तें बलूचिस्तान की ले लें। और KPK में बिलावल साहब जो आपको पता है वो कई दिनों से फोकस कर रहे हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं, मुलाकातें हुई हैं। अभी जरदारी साहब गवर्नर हाउस में बैठे हुए थे एक दिन पहले और उन्होंने वहाँ जाके कुछ शादी का उनका तकरीब थी, लेकिन उन्होंने मुलाकातें वहाँ की हैं। वो बैंक कर रहे हैं कि शायद KPK से भी उनको कुछ नशिस्तें मिले, कुछ बलूचिस्तान से मिले। सिंध के बारे में वो कॉन्फिडेंट है कि कम अज कम इंटीरियर सिंध से वो जरूर उतनी अक्सरियत ले सकते हैं कि वो हुकूमत बनाए। अगरचे उनके लिए एक नया बड़ा इत्तेहाद वहाँ खड़ा किया जा रहा है, नून लीग समेत कई जमातें उसमें शामिल है, उनको एक चैलेंज जरूर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इट इज वेल एंट्रेंच्ड इन द रूरल सिंध। तो मैं नहीं समझता कि वो उसको उखाड़ना या उसको डिसलॉज करना को आसान है। ठीक है। तो वो ये समझते हैं कि सिंध उनके लिए सेफ है। लेकिन पंजाब में अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनको कोई इन रोड नहीं मिला, कोई उनका उनका पाँव जो है वहां नहीं पड़ सके और वो मुस्तहकम नहीं है। तो नून लीग का सारा फोकस जो है पंजाब पे है। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को एक बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज है। नून लीग माजी की तरह एक ऐसी जमात नहीं होगी जिसको एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिले। वो MQM की मोहताज होगी, वो बाप पार्टी की मोहताज होगी, वो JUI की मौलाना होगी, वो ANP की JUI होगी, होता है। बिल्कुल सही। तो ये जो नई नई हुकूमत है ये एक इत्तेहाद होगा, पता नहीं 6 पार्टियों का, 7-8 का। और मियाँ साहब के मिजाज में नहीं है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को साथ लेकर चले। तो मैं असद खरल साहब, सर यही सवाल आपसे कि क्या है नून लीग के पास पंजाब से निकलकर, क्या है पीपल्स पार्टी के पास सिंध से निकलकर?
देखिए ये सवाल के अंदर ही जवाब है। बिल्कुल ऐसे ही है कि पंजाब के बाहर नून लीग की, तो अब सिंध के अंदर अगर बात करें कि जाके वहां पे कोई मार का सर कर लेगी नून लीग, तो वो तो नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने दावे तो बड़े किए थे कि पंजाब फतह करने आ रहे हैं, बिलावल ने डेरे डाले, जरदारी ने, लेकिन कोई बंदा नहीं वो तोड़ सके, कोई बड़ा कादावर या कोई जिसको इलेक्टेबल कहा जाए या जिसको ये कहा जाए कि उन्होंने आके यहाँ पे कोई मार का सर कर लिया। तो दोनों पार्टियां अपने सूबों की हद तक महदूद हैं। इस तरह बलूचिस्तान में जो है वो भी नून लीग की या पीपल्स पार्टी की इस पोजीशन में नहीं है कि वो वहाँ पे हुकूमत बना सकें। तो जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की है, तो वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब, अपने आपको पता है, एहसानात जताते हैं कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने की जो वजह है उसका मेरा धरना था। और भी बहुत सारे वो कहते हैं जी मैंने भी काफी लोगों को जो है जरदारी साहब का और पीडीएम में और नवाज शरीफ का साथ दिया है मुख्तलिफ हुकूमतों में। तो वो भी अपना जो है कद बढ़ा रहे हैं या अपना हिस्सा ज्यादा मांग रहे हैं। और बाकी भी पार्टियां वहाँ पे बहुत सारी हैं, तो वहाँ पे तो एक मरगूबा सा बनेगा। तो जहां तक मामला है कि जो साथ लेकर चलने का, साथ दूसरी पार्टियां लेकर चलना तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी ही पार्टी के जो लोग हैं उनको भी बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जिनको वो साथ लेकर नहीं चले। शाहिद खाकान अब्बासी उसकी साहब उनमें मिसाल से एक बड़ा नाम है। वो अभी जो महताब खान अब्बासी साहब जो हैं वो हैं, फिर चौधरी निसार अली खान है, जी हाँ। इस तरह मखदूम जवेद हाशमी है, और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। वो लोग जो जब ये जिला वतन गए उस वक्त उन्होंने कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, उनके ऊपर मुकदमात बने, और वो उन्होंने नहीं छोड़ा इनका साथ। वो काफ लीग किसी में नहीं गए, लेकिन किसी किंग पार्टी ज्वाइन उन्होंने नहीं की। लेकिन आपने देखा कि चौधरी निसार जब वजीर दाखिला थे, तो कितनी दफा जब वो नाराज होते थे तो कभी आज तक नवाज शरीफ साहब उनको मनाकर नहीं लाए, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को टास्क, बल्कि वो खुद से टास्क ले लेते थे ताकि हमारी जो है जागरूकता ना बने। तो वो ही चौधरी निसार को पकड़ के उल्टा नवाज शरीफ साहब के पास ले जाते थे। लेकिन अल्टीमेटली नवाज शरीफ ने आखिर वक्त तक उनके साथ नहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग बना पाए या बनवा पाए। इसी तरीके से जवेद हाशमी का भी आप देख लें, उसके साथ भी क्या किया गया। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिस तरह भी आपने महताब अब्बासी की बात जी, की। शाहिद खाकान अब्बासी भी, महताब अब्बासी साहब भी, फिर अगर मैं सिंध से गौस साहब की बात करूं तो वो भी एक बड़ा डैमेज था नून लीग के लिए। हाँ, तो लादा नवाज शरीफ साहब की ये तो उनकी तबीयत इस तरह नहीं है कि वो दीगर पार्टियों को लेके साथ या उनके नाज नखरे उठाएंगे। हाँ, जरदारी साहब के अंदर ये क्वालिटी है कि वो मफामत के बादशाह उनको कहा जाता है, और जिस तरीके से आप देखें कि वो सारी जमातों को साथ लेकर चलते हैं। और जो पीडीएम की हुकूमत है, मैं समझता हूँ ये भी अगर क्रेडिट दिया जाए कि ये हुकूमत अगर कायम हुई है या अदम इत्मीनान कामयाब हुई है, तो वो सेहरा भी नवाज शरीफ या नून लीग के ऊपर अगर नहीं रख सकते आप, चले वो पीटीआई को तो बार ये बुरी लगेगी, लेकिन बार अगर उसके भी जमीनी कागज देखे जाए, तो चूंकि बिलावल और जरदारी ने ये दावा किया था और उन्होंने कहा कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए जो है इस हुकूमत को अदम इत्मीनान के जरिए घर भेजेंगे, तो उन्होंने करके दिखाया। उसमें ज्यादा एफर्ट नून लीग की नहीं थी, पीपल्स पार्टी की एफर्ट। इस तरीके से जब सेनेट के इलेक्शन थे तो बलूचिस्तान में जरदारी साहब ने जब नारा बुलंद किया था कि हम जो है ये सेनेट का इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, तो उसमें भी आप देख लें कि उन्होंने फिर गिलानी साहब का सेनेट का इलेक्शन जो था वो भी उन्होंने जीत के जिस तरह दिखाया वो भी सबके सामने है। तो मामला ये है कि ये तो मामला जो नून लीग का है, अभी तो सूरत हाल जो है वो जीटी रोड की जो पार्टी है वो सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है तो ठीक है सीटें निकाल लेगी। साउथ पंजाब के अंदर जो अभी भी उतनी पोजीशन नहीं है वाजिया इनकी कि बहुत ज्यादा सीटें निकाल सके। वहाँ पे आईबीपी जो है वो भी अपना जोर लगा रही है, इलेक्टेबल्स अपनी जगह पे मौजूद है, और जो मुख्तलिफ ट्राइब या धड़े हैं वो अपनी जगह पे वहाँ पे मौजूद है। और यही वजह है कि नून लीग अभी तक अपने उम्मीदवारों के कौमी और सूबाई असम्बली के जो हल्कों के ऊपर टिकटों का फैसला नहीं कर पा रही। और आने वाला दिन जो है वो किसी भी पार्टी के लिए जितनी ताखीर से उसका कैंडिडेट अगर मैदान में आएगा तो उसके लिए वो हर तरीके से नुकसान होता है, और ये उसके लिए जो डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो सही हो गया। अच्छा इब्राहिम साहब, क्या आप समझते हैं जिन लोगों को टास्क पीपल्स पार्टी ने पंजाब में काम करने का दिया वो अपने टास्क पर उस तरह काम नहीं कर पाए? पीपल्स पार्टी तो बहुत पहले बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती थी अगर जरदारी साहब बिलावल को फ्री हैंड देते। फ्री हैंड बनता था। बिलावल खासा पॉलिटिकल नौजवान है, पॉलिटिकली मैच्योर नौजवान है। अभी उसने 16 महीने में जो सफारतकारी की है, दुनिया जान के बड़े फोरम्स पे जो बातें की हैं, जो इंटरव्यूज दिए हैं, वो खासा इंटेलेक्चुअली साउंड है।
लेकिन जरदारी साहब उसको फ्री हैंड देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजूहात, बहुत सारी वजूहात लोग बताते रहते हैं। कोई कहता है जी जरदारी साहब डरते हैं, उनका एक ही बेटा है, कोई कुछ कहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में डरने का क्या मतलब है? बेनजीर जैसी दिलेर औरत भी आई जिसको इतना बड़ा थ्रेट था, भुट्टो साहब भी गए, उन्होंने अपील के हक में भी नहीं थे। ये होता है, दुनिया में कुर्बानियां होती हैं। बिलावल को फ्री हैंड दें तो आज भी पंजाब में खास तौर पे सराइकी इलाके में पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा चांस है ग्रोथ का, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं मिला। लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ सिंध कंपैरेटिवली सेफ है पीपल्स पार्टी का। बलूचिस्तान में अभी उनकी ग्रोथ जारी है। अभी वजीर दाखिला ने मेरे ख्याल में रिजाइन कर रहे हैं, वो भी शायद पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। जनरल अब्दुल कादिर साहब बहुत पहले वहां पे आ गए थे, साबका वजीर आला हैं, वो पीपल्स पार्टी में आ गए थे। पीपल्स पार्टी में वहां पे लोग हैं, सीटें वो निकालेंगे। सिवाय इसके कि जरदारी साहब पे मैं एतराज कर सकता हूँ कि शफीक महंगल को मिलना इंतहाई गैर सियासी अमल है। मैं कहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसपे गैर सियासी और कोई दहशतगर्दी या इस तरह के या एक्सट्रीमिज्म के इल्जाम उनको सियासी पार्टी के लीडरान को इस तरीके से नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल ठीक ना बात। ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अब भी मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा प्ले करेगी, बहुत अच्छी सीटें निकाल सकती है, बहुत सारी जगहों से निकालेगी, बलूचिस्तान से भी, सराइकी इलाके से भी, सिंध से भी, शायद केपी से भी मिलके। लेकिन इस वक्त क्राइसिस में बेसिकली नून है और मौलाना साहब है केपी में। मौलाना साहब भी वहां पे, चूंकि पीटीआई का जो वोट बैंक है वो अभी ब्रेक नहीं हो रहा। ये सारे जो तरले हो रहे हैं, जो मिन्नतें हो रही हैं, जो स्ट्रगल हो रही है, जो फाइट हो रही है, वो यही हो रही है कि आप चौधरी के पास जा रहे हैं, आप एमक्यूएम के पास जा रहे हैं, आप बलूचिस्तान जा रहे हैं, आप बाप के पास जा रहे हैं, आप हर जगह पे इसलिए छोटे छोटे अलायंसेस बना रहे हैं कि ठीक, पीटीआई का वोट बैंक एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए। सही हो नून गया। और मैं इस मौलाना पे साहब थोड़ी सी ये बात था, इब्राहिम साहब, जावेद साहब, एमकेएम का जिक्र हो रहा है, एमकेएम पाकिस्तान का, क्या सिंध और सिंध से निकल के चलें कराची, हैदराबाद जो कि शहरी इलाके हैं, या मीरपुर जहां पर एमकेएम का बड़ा स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है, तो आप देख रहे हैं कि एमकेएम पाकिस्तान अब उस तरह से, पहले तो वो बल्दियाती इलेक्शन से ही भाग गए, तो अब ये क्या करेंगे नेशनल सतह के इलेक्शन में? मेरा नहीं ख्याल कि एमकेएम पाकिस्तान उस तरह की जमात है जो कि अल्ताफ हुसैन के ज़माने में होती थी, जो क्लीन स्वीप करती थी। जिन तीन शहरों का आपने जिक्र किया, और बड़ा कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, अगरचे उन्होंने अपनी अभी रिसेंटली मुख्तलिफ दड़ों को आपस में मिलाया है या मिले हैं और मिलकर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आप उनकी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, अगर वो गेज किया जा सकता है कि ये कितने इनको लोगों की हमायत हासिल है, तो उससे अंदाजा होता है कि वो पार्टी नहीं है एमकेएम जो पहले थी। अब वो एक है उसकी कुछ सीटें लेने की उसमें सकत है, और उसके पीछे अगर कोई हाथ हो, ना नजर आने वाला हाथ, तो शायद कुछ सीटें वो ले सकेगी। लेकिन एमकेएम उस अंदाज में, जिस अंदाज में वो 90s में थी या मुशर्रफ साहब के दौर में थी, वो नहीं है। ठीक, लेकिन नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है कि वो एमकेएम को भी साथ मिलाए, बिकॉज सिंध में उनका कोई पावर बेस नहीं है पॉलिटिकली स्पीकिंग, और उसके अलावा और भी धड़ों के साथ वो मिलके बना रहे हैं। तो एमकेएम की वो आवाज और वो असर जो था उसका, जो माजी में था, वो अब नहीं होगा। और ये भी है कि एमक्यूएम जो है वो इक़्तिदार में पीपल्स पार्टी और पीएमएल दोनों के साथ मिलकर कोalition में रह चुकी है। जरदारी साहब के दौर में रही है, रहे तो और वो उससे सबके पहले साथ हैं जावेद साहब, रहने की बात करें तो रहे तो वो सबके साथ ही हैं। वो तो बस जो हुकूमत में उनके साथ रहना ही उनकी मजबूरी भी होती है। चले जावेद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, इब्राहिम बेग साहब मौजूद थे, असद खरल साहब मौजूद थे। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म है, उन्होंने बड़ी अहम मामलात पर बात की है, अफ़गान रिफ्यूजीज़ के हवाले से बात की है और बड़ी खुलकर उन्होंने अपनी तहरीर लिखी है। जो कुछ उसके पॉइंट्स है उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के। वेलकम बैक जी, जैसे कि मैंने कहा था ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म के उस आर्टिकल जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट तहरीर है और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं निगरान वज़ीर आज़म ने, अनवारुल हक काकड़ साहब ने वाज़े तौर पर ये कह दिया है, ये दुनिया पर भी बावर करवाया है कि हमने अफ़गान जो मुहाजरीन थे उनकी सालों साल मेहमान नवाजी की है। कोई इतनी बड़ी मेहमान नवाजी नहीं करता। आयरलैंड की आबादी के बराबर आबादी की हमने मेहमान नवाजी की है। अब हमें अपना घर ठीक करना है, हमें अपने सलामती के मामलात
मुकद्दम है, कौमी सलामती सबसे पहले, दूसरे मामले उसके बाद। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा जब अफगान हुकूमत के साथ बात की कि भाई दहशतगर्द और आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वहाँ से जवाब मिला कि अपना घर ठीक करें। अब हम अपना घर ठीक कर रहे हैं, तो अपना घर ठीक कर रहे हैं तो वावेला, प्रोपेगेंडा और इस तरह की कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। हम अपना घर ठीक कर रहे हैं, उसके लिए किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। 79 के करीब ऐसे मराकज़ कायम किए गए हैं जो ट्रांजिट मराकज़ हैं, जहाँ पर पनागाहें हैं, खाना पीना है, बेहतरीन रिहाइश की सहूलत है उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अब रिफ्यूजी स्टेटस के साथ आप किसी भी मुल्क में रिफ्यूजी रहते हैं, वापस जाना होता है। हमने अपनी मईशत को भी देखना है, कौमी सलामती के मामलात को देखना है। 2021 अगस्त से लेकर अब तक कम अज़ कम 16 अफगान बाशिंदों ने और दहशत गर्दों ने खुदकुश हमले किए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब हम वापसी की बात करते हैं तो एक प्रोपेगेंडा, वावेला, सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बदतमीज़ी और एक फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। बाबर साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, और उससे पहले अभी हालिया हमने देखा कि बहुत बड़ी एक दहशत गर्दी के वाक़े से अफवाज पाकिस्तान ने बचा लिया इस मुल्क को, और इलेक्शन के दिनों में आपको पता है कि एक्टिव हो जाते हैं ऐसे स्लीपर सेल्स जो कि भारत से जिनकी कड़ियाँ मिलती हों या फिर अफगानिस्तान बॉर्डर पार से कुछ दहशत गर्दी के मामलात मिलते हों, तो स्लीपर सेल एक्टिव हो जाते हैं। तो 27 दहशत गर्दों को मार गिराया गया। ठीक बात है निगरान वज़ीर आज़म की, हमें अपना घर ठीक करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया, आपने इतना इम्पोर्टेंट इशू पे मुझे बात करने का मौका दिया। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। निगरान वज़ीर आज़म ने जो अपने आर्टिकल में बातें लिखी हैं, वो बात हर ज़ी शऊर न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया के किसी भी ज़ी शऊर शहरी को, फ़र्द को समझ आनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि नामुनासिब हो। उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है, और हम सब जानते हैं, इत्तेफाक करते हैं कि जितनी बड़ी तादाद में पिछली 4 दहाइयों से अफ़गानिस्तान के महाजरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी हुई है, और जिस फ़राग दिली से, जिस जिंदा दिली से उनको पनाह दी हुई है, दुनिया में इतनी बड़ी इसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। हमने इस्लामिक ब्रदरहुड और एक हमसाया होने की हैसियत से अपने मुल्क में मुश्किलात बर्दाश्त की, और इनकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के अपने लोगों का मुतालबा बहुत देर से हुकूमतों से रहा है कि इन लोगों को भी इनके मुल्क वापस भेजा जाए। आज भी वज़ीर आज़म ने ठीक कहा कि अभी भी पाकिस्तान सिर्फ उनको वापस भेज रहा है जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है। आज भी 30 लाख के करीब रजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इतने ज़्यादा अरसे तक किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हों। आपने बिल्कुल ठीक कहा, वज़ीर आज़म ने जो लिखा है कि एक न एक दिन तो अपने मुल्क वापस जाना होता है। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जब ये क्लेम करती है कि अभी उनके मुल्क में हालात ठीक हैं और उनका अपने मुल्क में कंट्रोल रेट कायम है, तो फिर तो कोई जवाब नहीं बनता, बल्कि उन्हें तो खुद चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मदद करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहें कभी हम तैयार हैं, हमारे लोगों को वापस भेजें, हमारे मुल्क में ज़िंदगी मामूल पर आए, दुनिया उनकी रेट को तस्लीम करे और उनका केस मजबूत हो दुनिया को बताने के लिए कि जी अभी उनकी गवर्नमेंट को तस्लीम किया जाए, बिकॉज उनके मुल्क में हालात नॉर्मल हैं, लोग वापस आ रहे हैं, कारोबार चल रहा है और ज़िंदगी का पहिया इसी तरीके से आगे चल रहा है जिस तरीके से एक नॉर्मल सोसाइटी में होना चाहिए। इसकी बजाय ये वावेला करना शुरू कर देना, और इस वावेले में जो सबसे जो बदकिस्मती की बात है, देखें दुश्मन के जो लोग होते हैं वो तो ये काम करते ही करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है बाहर बैठ के करते ही हैं। बदकिस्मती से हमारे कुछ लोग उनका आलाकार बन के स्पेशली सोशल मीडिया पे इस तरह का अभाम पैदा करना, इस तरह के ट्रेंड चलाने, अपनी सियासी सोच और महदूद सियासी नज़रियों को आगे बढ़ाने के लिए अदारों को बदनाम करना, रियासत को बदनाम करना कि पता नहीं हम इनके साथ कुछ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। पाकिस्तान इन तमाम लोगों को इंटरनेशनल कवानीन के तहत वापस भेज रहा है, इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेज रहा है, बावजूद इसके कि इसमें से बहुत से लोग, आपने भी एग्जाम्पल भी दी कि 17 या 18 ऐसे लोग थे इनमें से जो कि गुज़श्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान की दहशत गर्दी में जो हमारे मुल्क में अफ़गानिस्तान बेस्ड इन तंजीमों ने शुरू की हुई है बहुत अरसे से, उसमें बराह रास्त से शामिल थे, खुद कुछ हमलावर थे। इनके सबूत मिले, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट से शेयर किए। अभी गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान की उसको डिनाई करती है, तो जब आप डिनाई करेंगे और हम आपको सबूत देंगे और उसके बाद इन लोगों को अपने ही वतन वापस भेजेंगे, तो फिर हमारे पर किस चीज़ की तनकीद? हम बिल्कुल ठीक किया है, एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत अपने इंटरेस्ट में यह काम करती है, और अभी जब हमारे मुल्क के लिए इन्होंने प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू की हैं, तो अपना घर ठीक करने के लिए इसमें तो अपने घर वाली बात ही को नहीं है,
भाई आपके शहरी हैं, आपके अपने मुल्क में वापस आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करें, ना कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। और वो लोग जहाँ पर बैठ के जो इस तरह के लोगों को अलाकार बन के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि अपनी सोच और सियासत को आगे बढ़ाने के लिए अब मुल्क, रियासत और इदारों को जो बदनाम कर रहे हैं, उससे किसका नुकसान होगा? लेकिन दुश्मन तो खुश ब्रिगेडियर होंगे। साहब, एक बात आपको बताऊं, हर जी शऊर इंसान ये बात समझ रहा है, कितने साल, 40 सालों से मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आप मुझे ज़रा बताएं, क्या दुनिया में ऐसी कोई मिसाल किसी और मुल्क के पास मौजूद है कि 40 साल आयरलैंड जितनी आबादी हमने अपने मुल्क में रखी है? जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, ना सिर्फ मेहमान नवाजी कर रहे हैं। आप देखें, ये लोग मुल्क के तूल अर्ज में फैले हुए हैं, हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन के बैठे हुए हैं, हमारी मईशत पे इफेक्ट होते हैं, कारोबार ज़िंदगी पे इफेक्ट होते हैं, मुकामी लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई हैं। और फिर भी शायद पाकिस्तान इनको कुछ देर और बर्दाश्त कर लेता। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप अपने मुल्क पे भी नहीं हैं, आप दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और उसी मुल्क के कवानीन को चैलेंज करें, जुराइम में हिस्सा लें, आला कार बने, पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी करें, स्मगलिंग करें, अफीम के कारोबार में मुलविस हों, मुआशरती बुराइयों का हिस्सा बने, मुआशरे पे, मईशत पे नेगेटिव इफेक्ट लेके आएँ, और फिर भी आपको रियासत बर्दाश्त करे। आपको पता है, हम सब पाकिस्तानी हैं, यहाँ से बहुत अरसे से इस तरह की शिकायत आ रही, बल्कि हुकूमतों के मतलब तो पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद का एक ये गिला शिकवा है कि बहुत पहले हमें ये फैसला कर लेना चाहिए था, बट बावजूद पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया कि वहाँ पर एक गैर मुल्की फोर्सेज थी, लड़ाई हो रही थी, वहाँ हालात ठीक नहीं थे। अब चूंकि वो खुद क्लेम करते हैं हालात ठीक है, तो अपने लोगों को एक्सेप्ट करें। जितनी मेहमानवाजी हमने की है, मुझे सिर्फ हालिया तारीख नहीं, इंसानियत तारीख में आप ऐसी मिसाल कोई नहीं मिलेगी कि इतने लंबे अरसे तक इतने खुले दिल के साथ आपने उनकी मेहमानवाजी की, बावजूद इसके कि उनकी आपकी सोसाइटी के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा हो रहा है और आप अपने शहरी मार्जिनलाइज हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक फैसला है, वज़ीर आज़म ने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके चैनल को भी, किस तरह के प्रोग्राम्स आप जब इनकाद करते हैं, उसके ज़रिए लोगों तक ये बात पहुँचती है, हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा नज़रिया, हमारा नैरेटिव क्लियर होता है, और इस तरह के जो प्रोपेगेंडाज हैं उनको हम डाउन प्ले करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए इस तरह की बातें लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। ब्रिगेडियर साहब, एक छोटे से ब्रेक लेना है, मैं वापस आऊँगा और आपसे भी ज़रा इस पर बात करूँगा। मैंने खुद विजिट किया, एक्सपीरियंस किया है बॉर्डर पर। इतना शानदार मैकेनिज्म है हमारे बॉर्डर पर अब जो इंस्टॉलेशंस हैं अफ़गान और पाकिस्तान बॉर्डर की, कि वहाँ से एक तो नर्सरी, हमने वहाँ पर एक मिनी हॉस्पिटल मैं कहूँ, जहाँ पर हर दुनिया की सहूलत मौजूद है, एक्सरे से लेकर दीगर मशीन्स मौजूद हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं। मैं गुलाम खान बॉर्डर की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद देखा है, 3rd बड़ा टर्मिनल है, 3रा बड़ा टर्मिनल है। वहाँ पर हमने ये सहूलत दे रखी है कि अफ़गानिस्तान से कोई शख्स आए, एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई पासपोर्ट, मुनज़्ज़म किस्म की डॉक्यूमेंटेशन मौजूद नहीं है। वहाँ पर एक तज्ज़िया सिस्टम मौजूद है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अफ़गान हुकूमत को ख़ुद भी नहीं पता कि उसको कैसे आगे बढ़ाना है या उसको चैलेंज करना है, उसके कोई फुट स्टेप पे रिकॉर्ड है। हमने खुद से एक मैकेनिज़्म डेवलप करके तो एक डेटाबेस इकट्ठा किया है, और उसके तहत हम उन्हें वहाँ पर आने भी देते हैं, वहाँ पर उनको सहूलत भी देते हैं। अगर वहाँ आके कोई गायब होता है तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसे पकड़ के वापस करें। वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पर भी बात करते हैं। जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार हैं। हम लोग ज़रा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान सिचुएशन जो पाकिस्तान भुगत रहा है सालों से, ये कोई और मुल्क भुगतता तो उसको पता चलता कि हमने क्या कुछ, किस किस तरह से मेहमान नवाजी के नाम पर मुश्किलात उठाई हैं। अब बहुत हो चुका है, अब पाकिस्तानी कौम भी और तमाम लोग खड़े हैं अपने इदारों और हुकूमत के साथ कि नहीं जी बस बहुत हो गया। हमारे अपने जवानों की जानों का नजराना, सिविलियंस की जानों का नजराना, फिर APS पर होने वाला वो ख़तरनाक तरीन हमला, कितना कुछ बर्दाश्त हम कर चुके हैं और बस हो गई है हमारी सबकी भी। हम ये चाहते हैं कि बस हो गई है, वापस जाएं, अपने मुल्क जाएं। अगर वहाँ पर एक हुकूमत आ गई, इंटरम सेप्टर के नाम पर जाएं, इलेक्शन का हिस्सा बने, वहाँ जाके कारोबार करें, रहें, आपका अपना मुल्क है। और यही हो सकता है कि 40 साल से ज़्यादा मेहमान नवाजी नहीं हो सकती। ब्रिगेडियर साहब, मैंने खुद गुलाम खान बॉर्डर का विजिट किया, एक बड़ा शानदार मैकेनिज्म हमने खुद डेवलप किया, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे सिवाय तज्जिया के, और वो भी फेक हो सकता है, कुछ नहीं है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस चीज़ पर। वहाँ पर हमने अपना एक हॉस्पिटल डेवलप किया, वहाँ पर अगर कोई जाली मरीज़ आए और वहाँ से गायब हो तो हम उसको पकड़ के क्या वापस ना करें? जी बिल्कुल वापस करें। आपने गुलाम खान बॉर्डर की बात की, चूँकि इन एरियाज़ में मैं बहुत रहा हुआ हूँ। अभी अब ये देखें, एक तो अब ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास है ही नहीं है, जो तज्जिया है वो ज़ाहिर है उनका वो इतना उसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते। बट बावजूद इसके एक तो पहलू ये है कि जो हम अफगानिस्तान के उन गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेज रहे हैं, बट एट द सेम टाइम
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अफगान स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम का भी ऐलान किया जी हाँ। कि कोई आदमी अगर पाकिस्तान में कानून के मुताबिक आना चाहता है, कोई तालीम हासिल करना चाहता है, कारोबार के लिए आना चाहता है, एक प्रॉपर इमिग्रेशन का तरीका है, उसके मुताबिक आए, वापस जाए। आज भी इन तमाम तर खदशात और शिकायत और मसाइल के बावजूद पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड में अफगानिस्तान की जिस तरीके से मदद करता है, इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि वहाँ से उन गाड़ियों में ऊपर फल और सब्जियाँ होती हैं और नीचे अमेरिकन असला भर भर के ट्रक यहाँ पर लेके आते हैं। फिर भी पाकिस्तान ने उस ट्रेड को या उस ट्रेड रूट को बंद नहीं किया। दुनिया का कोई और मुल्क होता तो इस तरह की सूरत हाल में ये ना देखता कि वहाँ पर कितनी बड़ी ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी। अब देखें ना, एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है, एट द सेम टाइम कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में बर्बरियत जो हो रही है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की मिसाल है, जंग भी लड़ रहे हैं, भुगत भी रहे हैं, हमारे शहरी बेगुनाह शहीद भी हो रहे हैं, और जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके मतलब हमारे पास सबूत हैं, उनको भी हम कंडीशनली यहाँ पर आने की इजाज़त भी देते हैं। सिर्फ उनको मना करते हैं या वापस भेज रहे हैं जिनके मतलब हमें शक है कि एक तो ये गैर कानूनी तौर पर है, दूसरा इनके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है। गुलाम खान की आपने बात की, इस पूरी बेल्ट में देखें रोज़ाना की तादाद में वाक़यात हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो उनको सहूलतें दे रहे हैं। आपने हॉस्पिटल की बात की है, मैं आपके पास इत्तफाक करता हूँ, आपको तो पता है, आप कवर करते हैं लाखों को, उसके अलावा इनको जाते हुए साथ नकदी दी जा रही है। यस, इनको बिल्कुल जाते हुए ठीक, इन्हें पैसे भी दिए जा रहे हैं। इनको जाते हुए रोजमर्रा के कुछ अयाम के लिए राशन दिया जा रहा है, इनको साथ घरेलू सामान दिया जा रहा है, ठीक। ट्रकों पर इज्जत के साथ बैठा के वापस भिजवाया जा सर, रहा है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? क्या मैं आपसे एक जी बात पूछता हूँ, मैंने ये बात जी पहले भी इस पे डिस्कस की और एक इंटरनेशनल फोरम पर भी की कि भाई जो भुगता हमने उसके बावजूद आप हमारा तरीका कार देखें, हम इज्जत तकरीम के साथ अपनी मेहमान नवाजी पूरी करने के बाद उनके मुल्क में एक ट्रांजेक्शन फेस हुआ, हुकूमत का आ गई, उसके बाद उन्हें अपने घर भेज रहे हैं, कहीं और नहीं भेज रहे, अपने घर जाने का कह रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा है? जी, बिल्कुल बुराई नहीं, हमारा राइट है, हमारा हक है। और मैं थोड़ा सा इसमें अफसोस का इजहार करता हूँ कि हमारे मुल्क में अब देखें कि अफसोस उन्हीं पे होता है, बाद में फिर वहीं पर लेके आऊँगा कि दुश्मन तो ये कहेगा। अभी देखें एक पाकिस्तान की एक सियासी जमात के पुराने सरबराह ने कह दिया कि जी ये शायद इस्लामी हिजरत से जोड़ दिया, इस्लामी रवायत से जोड़ दिया। इसको क्या अब नाम दे सकते हैं? कहाँ पर बीच में इन चीज़ों का उससे ताल्लुक आ गया? मतलब लोगों को अभी भी हम गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सर, उनके इबहम अपने टाइम पर तो ये मामला शुरू भी करवाया था, फिर वो बाद में इसका वावेला करें, तो ये तो बड़ी अजीब बात है। जी, शुरू भी कराया था, वावेला भी कराया, और आज जो हमारे हालात हैं इसमें बहुत ज़्यादा किरदार उन्हीं कुछ इकदामात का है कि जब आपने इनको रेस्पाइट दिया, दोबारा रीऑर्गेनाइज होने का मौका दिया, चले वो एक अलग डिस्कशन है, फिर किसी प्रोग्राम में कर लेंगे। सही फिर बात है। आपका मौजूद कि ये है, तो मैं उधर ही महदूद करते हुए कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ठीक इकदाम है और इसमें कोई बहाम नहीं होना चाहिए। और आप जैसे चैनल्स को अप्रिशिएट करता हूँ जो कि लोगों के दिलों में क्लैरिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल को सबको पढ़ना चाहिए और दुनिया को ये पैगाम देना चाहिए कि हमारा राइट है, हम तरीके से उनको भिजवा रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट को हमसे ताउन करना चाहिए। और आज भी जो उनके लोग जहाँ पर रेफ्यूजी स्टेटस के तहत रेफ्यूजीज के कैंपों में या उन एरियाज में, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रह रहे हैं, अभी भी उनको हम नहीं भेज रहे। लेकिन ये लोग जो ऐसा काम करते हैं, तूल और मुल्क के फैले हुए हैं, गैर कानूनी अपने एक्टिविटीज़ में अपने आप को मशगूल किया हुआ है और उनके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, सॉरी दे विल हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। अपने मुल्क में जाएं, वहाँ पर जाके आबाद हो, उनकी गवर्नमेंट उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया है, पिछले 2 महीने से इस फैसले पर अमल दरामद हो रहा है। जो लोग ऐसी बातें ऐसे करते हैं कि गवर्नमेंट ब्लैकमेल हो जाए, प्रेशर में आके अपने फैसले को रोक दे, मुलतवी कर दे, हॉल्ट कर दे, वो भी इंशाल्लाह नहीं होने वाला। ये वैसे सर, अब डिफाइनिंग मैं मोमेंट्स है समझता हूँ कौम हमारी का भी हिस्ट्री। यही एक मौक़िफ़ है, स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है, और पूरी कौम ने ये मौक़िफ़ दिया है कि बस बहुत हो गई। अच्छा, एक चीज़ आपसे अगर मैं पूछूं ब्रिगेडियर साहब, इतना ज़्यादा दरअंदाजी भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में करता रहा, आप सारे बेहतर जानते हैं, कर भी रहा, तो क्यों नहीं दिया फिर रिफ्यूजी स्टेटस वहाँ के लोगों को? क्यों नहीं ले जाता वहाँ पर रिफ्यूजी बनाकर? वो क्यों नहीं करते जो पाकिस्तान के दुश्मन भी हैं और पाकिस्तान के लिए दरअंदाजी के लिए प्लेटफॉर्म भी वहाँ से मुहैया हो रहा है अफगानिस्तान से, और रिफ्यूजी स्टेटस हम दें, रखें हम, वो ना रखें? उन्होंने क्या किसी को रेफ्यूजी स्टेटस देना है जो अपने उनके मुल्क के अंदर रह के जो उनके जो बोनाफाइड सिटीज हैं, जो मुसलमानों की हालत है, अक़लियती की हालत है, मकबूजा कश्मीर के वहाँ पर जो जुल्म सितम कर रहे हैं उस गवर्नमेंट से, वो अपने लोगों को कुछ नहीं दे सकते, तो दूसरों को उन्होंने क्या देना है? वो तो आपके सामने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। वो सिर्फ एक वावेला करने के लिए, ऐसी उनकी हमदर्दियाँ हमायत हासिल करने के लिए। और अफगानिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आज भी इस बंद गली में अफगानिस्तान के होते हुए दुनिया के सामने अगर अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इनकी है तो पाकिस्तान है।
आज भी इंटरनेशनल फोरम पे इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज भी पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो दुनिया को कहने की कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को आइसोलेट ना करें, उस गवर्नमेंट को एंगेज करेंगे तो मसाइल हल होंगे, वहाँ के अवाम को कोई कसूर नहीं है। इन तमाम हालात के बावजूद पाकिस्तान भी आज भी सबसे बड़ा वकील उनका ह्यूमन राइट्स के लिए, बेसिक ह्यूमन फैसिलिटीज़ के लिए आज भी पाकिस्तान है, और यही एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट भी है। तो दूसरों ने क्या देना है, उनको सोचना चाहिए कि उनकी लाइफ लाइन पाकिस्तान है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम मत करें। पाकिस्तान खुदा न खासा गैर मुस्तहकम होगा तो उनके अपने लिए मसाइल होंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के अदारे उनके हमदर्द हैं, उनकी भलाई के लिए सब कुछ करना चाह रहे हैं। इन लोगों को अपने मुल्क में वापस जाके वापस सेटल होना चाहिए, और इस तरह के भाव पैदा करके, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो अभी या अदारे तो ये डिसीजन किसी सूरत वापस नहीं लेंगे और लेना चाहिए भी नहीं ब्रिगेडियर साहब। बस काफ़ी हो गया मेरा ख्याल है, अब हमने भी बतौर कौम भी ये फैसला कर लिया और करना भी है, और ये अच्छा फैसला होगा। हमारी अपनी सलामती, हमारा कौमी मुस्तकबिल, ये मुकद्दम है हमें, और सबसे पहले अपनी सलामती और कौमी मुकद्दम ही दुनिया भर भी देखती है, तो हमारा भी ये हक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, दिफाई तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, कल फिर होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें।